अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी कैसे हैं? आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उमर ओमान। आज हम अपनी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये बेटा जी क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अगर तो 14.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन निकलेगा तो इस क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने किया था प्रीवियस वीडियो में वो भी इम्पोर्टेंट था, और ये क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब इसमें वो हमें हमें प्रूव करने के लिए कहता प्रूव डैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। कहता कोई भी ट्राइंगल हो ए बी सी, उसमें ये स्टेटमेंट अब आपने प्रूव करनी है, बी इज इक्वल टू सी कोस ए प्लस ए कोस सी। और इस सारी स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं, बल्कि हम तो नहीं, बुक वाला नाम देता है प्रोजेक्शन लॉ। इस सारी स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं क्या? प्रोजेक्शन लॉ का। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपको जुबानी लिखनी आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको जुबानी लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी हम एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है ना, एमसीक्यूज में इसका इस स्टेटमेंट का हम एमसीक्यूज बनाते होते हैं। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को जुबानी किस तरह लिखना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रायंगल बनाता हूँ जुबानी लिखने के लिए, ताकि आप जुबानी लिख पाए। ये मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये ए ट्रायंगल का ए वर्टेक्स ले लेता हूँ, ये बी वर्टेक्स ले लेता हूँ, और ये सी वर्टेक्स ले लेता हूँ। ए वर्टेक्स के अपोजिट ए साइड रख लें, बी वर्टेक्स के अपोजिट बी साइड ले लें, और सी वर्टेक्स के अपोजिट सी साइड ले लें। यानी इन साइड्स के नाम रख लें। इस साइड को मैंने ए कह दिया, इस साइड की लेंथ को मैंने सी कह दिया, और एसी साइड की लेंथ को बी का नाम दे दिया। अब आप जानते हैं ट्रायंगल में टोटल कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट 3 तरीकों से लिखी जाती है। 3 तरीके हैं लिखने के। अभी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है, इसमें जो लेफ्ट साइड पे साइड लिखी है वो बी लिखी है। लेफ्ट साइड पे जो साइड लिखी है वो क्या लिखा है? बी साइड लिखी है। तो जो साइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, आप देखेंगे राइट साइड में बी आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो बी फिर राइट साइड पे नहीं होगा। तो बाकी अब देखें बी, इधर मैं सी लिख लेता हूं। अब देखिए बी और सी साइड ये आपकी आ चुकी। तो अब सी कोज, अब कौन सी साइड रहती? ए, तो वो कोज के साथ ये आप डिफाइन कर लें, ये कोज का एंगल ए कैपिटल में आपने ले लेना। फिर बाद में इन्हीं दोनों को आगे वाली टर्म में हमने इंटरचेंज कर लेना। ए पहले लिख लें और सी को एंगल के तौर पे बाद में लिख लें। ठीक है जी। अब इसकी एक और स्टेटमेंट किस तरह लिखेंगे ये देख लें। ये आपकी शायद एग्जांपल है। अगर मैं ए साइड लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ, अब ए साइड राइट साइड में नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू, अब मैं स्टार्ट इधर ए साइड आ गई, चले मैं इधर अब बी लिख लेता हूँ। तो बी कोज, अब ए बी साइड होगी, कौन सी साइड नहीं ली मैंने अभी? सी साइड नहीं ली, तो कोस के साथ फिर एंगल सी कैपिटल में डिफाइन कर लें। ठीक है, प्लस अब सी और बी को इंटरचेंज कर दो, आगे वाली टर्म में सी पहले लिख लें और कोज ए बी को आप बाद में लिख लें कैपिटल में। तो ये स्टेटमेंट एक है। तो जब ए साइड लेफ्ट साइड पे आएगी तो ए आपको राइट साइड पे नजर नहीं आएगा। सेम पैटर्न पे अगर सी साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ ये स्टेटमेंट, अगर सी साइड है तो अब सी आपको राइट साइड पे नजर नहीं आएगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ए कोज, अब ए और सी आ चुका, तो एंगल मैं कैपिटल बी में लिख लूंगा प्लस, और नेक्स्ट टर्म में बी और ए को इंटरचेंज कर दें, बी बाहर स्मॉल में लिख लें कोज, और ये जो साइड ए है इसको कैपिटल ए में लिख लें, और ये कोज का एंगल बना दें। तो ये स्टेटमेंट भी प्रोजेक्शन लॉ, ये स्टेटमेंट भी प्रोजेक्शन लॉ, और ये स्टेटमेंट भी बेटा जी प्रोजेक्शन लॉ। तो इसका आपने ज़हन में रखना है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें 2 कॉज फंक्शन आते हैं वो आपकी प्रोजेक्शन लॉ होती है, और लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको आपने माइंड में लाजमी तौर पे क्या करना है, बिठा लेना है। अच्छा, 2 पार्ट आपके क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, वो आपका यानी कि ये पार्ट 1 बी से स्टार्ट होता है, पार्ट 2 मैं देखता हूँ, पार्ट 2 सी से स्टार्ट हो रहा है। ये 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपका बी से स्टार्ट है, दूसरा पार्ट सी से स्टार्ट है, और ए साइड जिससे स्टार्ट हो रही है ये आपकी एग्जांपल है। तो ये आपकी एग्जांपल है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने प्रूव करनी, और तीनों स्टेटमेंट को प्रूव करने का बेटा जी तरीका एक ही है। तीनों स्टेटमेंट को प्रूव करने का तरीका एक ही है। बस इस पार्ट को अच्छे तरीके से आप समझ लें तो फिर आपका बाकी
दोनों पार्ट आप खुद ही कर लेंगे तो टेंशन नहीं होगी। बाकी मैं करवा ज़रूर दूंगा दोनों पार्ट्स वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल इसको समझें। और ये लॉन्ग का पार्ट है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल है। इसमें कंसेप्ट यूज़ होता है, 2-3 बातें हैं जो आपको पता चलेंगी और इसमें मैं बताऊंगा और ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। चले अब हम क्या करते हैं, इस सारे को हम क्या कर लेते हैं, स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है जी। डस्टर किधर चला गया ये। अच्छा, अब मैं ये रेज कर देता हूं। अब डायाग्राम बेटा जी, तीनों स्टेटमेंट में डायाग्राम सेम रहेगी। डायाग्राम हमने बनानी है, इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चले ये मैं इधर बना लेता हूँ क्वेश्चन के सामने ही, हालांकि मैंने उधर बनाई थी। इसको थोड़ा नीचे करके बना लें, इस तरह करके बना लें। आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लें। ठीक है जी। ट्रायंगल क्लियर नहीं ले, ये ट्रायंगल एक बना लें। तो इस वर्टस का नाम ए रख लें, इसे वर्टस को आप बी का नाम दे दें और ये वर्टस आप सी कह दें। आप क्या करें, ए के अपोजिट ए साइड ले लें। डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लेनी। बी वर्टेक्स के अपोजिट बी साइड ले लें और सी वर्टेक्स के अपोजिट सी साइड ले लें। अच्छा, ए वर्टेक्स का एंगल आपने ए ही, इसके एंगल का नाम कैपिटल ए में रख देना, क्योंकि जो स्टेटमेंट के अंदर एंगल यूज हुए वो कैपिटल में यूज हुए। कोस के साथ जो वैल्यू आ रही है ये एंगल है। और बी वर्टेक्स का जो एंगल है उसको कैपिटल बी का नाम दे और सी वर्टेक्स के एंगल को आप कैपिटल सी का नाम दे। फिलहाल आप इतनी डायग्राम बना लें। अब ये जो चीज़ की है इसको आपने क्लियर कर लेना है। ए के अपोजिट ए साइड, बी के अपोजिट बी साइड, सी के अपोजिट सी साइड। और ए वर्टेक्स का एंगल ए ले लेना, बी वर्टेक्स का एंगल बी ले लेना और सी वर्टेक्स का एंगल सी ले लेना। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको हमने वेक्टर मेथड से शो करना है। तो अब मैं 3 वेक्टर्स डिफाइन कर लेता हूँ, इसी ट्रायंगल के इर्द गिर्द 3 वेक्टर ले लेता हूँ। अब ये ए बी वैक्टर डिफाइन करता हूँ। ठीक है जी। ए से बी वेक्टर, फिर बी से सी वेक्टर, चले ये एरो लगा लें, फिर सी से ए वेक्टर। एक ही डायरेक्शन में आपने वेक्टर चला लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी से सी और सी से ए वेक्टर। ओके हो गया। अब चूंकि मैंने ये वेक्टर बना लिए, अब इन साइड्स को आप वेक्टर की शक्ल में कन्वर्ट कर लें। जैसे ए के अपोजिट ए साइड थी तो इस साइड को आप वेक्टर कह दें, ए वेक्टर कह दें, इसे सी वेक्टर का नाम दे दें और इसे बी वेक्टर का नाम दे दें। ये वेक्टर के सिंबल नीचे आप लिख लें। अच्छा, ए साइड ए बी साइड का वेक्टर, ए बी साइड का वेक्टर सी हो गया, बी सी साइड का वेक्टर ए हो गया और सी ए साइड का वेक्टर बी ले लिया। अब ये मैं अपने अल्फाज में लिख लेता हूं। तो इधर लिखें प्रूफ। प्रूफ में आए, कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी, कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी वेक्टर किसके इक्वल, ये ए बी वेक्टर सी के इक्वल लिया, फिर बी सी वेक्टर किसके इक्वल, ए वेक्टर के इक्वल, और फिर सी ए वेक्टर, सी से ए की तरफ वेक्टर, वो आप इधर चले, मैं नीचे लिख लेता हूँ, सी ए वेक्टर वो किसके इक्वल है, बी के। तो अच्छा, फिर अब आपने क्या करना है, इन्हीं, क्योंकि ये वेक्टर देखें, सी वेक्टर आपका ए बी के लॉन्ग है और ए वेक्टर बी सी के लॉन्ग है और जो बी वेक्टर है सी ए के लॉन्ग है। तो इन तीनों वेक्टर का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आपने 0 ले लेना। जब वेक्टर अब इन तीनों वेक्टर्स को मैं अगर ऐड करता हूँ ना, तो वेक्टर आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपस में ऐड होंगे। अगर वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो और उसी पॉइंट पे आकर खत्म हो जाए तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक उन तीनों वेक्टर्स का सम बराबर किसके होता है, 0 के होता है। अगर वेक्टर इस ए पॉइंट से स्टार्ट होकर ए के ऊपर ही आकर खत्म हो जाए तो इन तीनों वेक्टर का सम फिर हम बराबर 0 लेते हैं, किस रूल के मुताबिक, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अच्छा, तो ये बेटा जी आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। ठीक है जी। बाकी जो 2 स्टेटमेंट है प्रोजेक्शन लॉ की, उसमें इतना हिस्सा सेम रहेगा, डायग्राम भी यही सेम रहेगी।
अच्छा, अब जरा गौर करना है, हमने जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है उसमें लेफ्ट साइड पे बी आ रहा है, तो जो साइड आपकी आ रही है उसको उसका वेक्टर आपने लेफ्ट साइड पे ही रहने देना, बी वेक्टर इधर रहने दें, ए और सी वेक्टर को राइट साइड पे ले जाए, तो ए वेक्टर राइट साइड पे जाएगा -a और सी वेक्टर भी राइट साइड पे जाएगा तो -c। ठीक है जी। जो साइड अब लेफ्ट साइड पे बी साइड है तो बी इधर रहेगा। फर्ज कर लें इधर ए होता तो मैंने ए वेक्टर इधर रहने देना था। आगे वाली स्टेटमेंट जब आएगी तो जो साइड इधर होगी वो हम इधर रहने देंगे। अभी बी में हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो बी वेक्टर इधर रहेगा, बाकी दोनों वेक्टर आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले जाए। अब चूंकि बी में स्टेटमेंट प्रूव करनी तो अब इसी सारी इक्वेशन को कि डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कर देनी। इधर देखें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, ये मैं लिख देता हूं। इस पूरी इक्वेशन को बी वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो इधर आपका बी डॉट बी वेक्टर, तो इधर भी आप क्या करें, -a -c को डॉट प्रोडक्ट आपने बी के साथ कर देनी। ठीक है जी। दोनों साइड पे आपने बी वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कर देनी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बी डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी के स्केयर के। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब दो वेक्टर्स सेम हो तो डेफिनेशन यही लगनी है, मैं लिख भी देता हूँ। u डॉट बी किसके बराबर होता है, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। सेम अगर मैं b डॉट बी की बात करूं तो b का मैग्नीट्यूड, फिर b का मैग्नीट्यूड और कोस, दो सेम वेक्टर हो तो उनका एंगल 0 लेते हैं। तो ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर और कोस 0 1, और जब ये मैग्नीट्यूड हो जाता है तो ये रियल नंबर बन जाता है, तो ये b स्केयर लिखेंगे। ठीक है। ये अब b स्केयर इस टाइम एक रियल नंबर है, तो दो वेक्टर्स की, दो सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसका स्केयर बन जाता है रियल नंबर का। और अब इधर राइट साइड पे डॉट प्रोडक्ट करती हैं, बी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी आ जाएगी, तो -a इंटू बी वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट, फिर -b ने सी वैक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर देनी। तो ये बेटा जी आपने डॉट प्रोडक्ट कर दी बी की ए के साथ भी और बी के सी के साथ भी। चले अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जरा ये देख लेना, अब a डॉट बी, इन दोनों वेक्टर्स की हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है। इन दोनों वेक्टर्स की हमने क्या करनी, डॉट प्रोडक्ट। तो बी स्केयर तो इस तरह ही रहेगा, ये एंड तक अब इस तरह ही चलता जाएगा। तो माइनस अब a डॉट बी, तो इधर भी यही डेफिनेशन यूज करेंगे u डॉट बी की। इधर भी हमने यही डेफिनेशन यूज करनी, u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है ना। तो a डॉट बी बराबर होगा a वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोस। अब a और b वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है, मैं ये मेरा a वेक्टर है। ठीक है। अब ये बात बेटा जी पूरे क्वेश्चन में ये मेन पॉइंट है जो आपने समझना। अब a वेक्टर का बेटा जी ये a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, ये सारा b वेक्टर। a वेक्टर मेरा b पॉइंट से स्टार्ट होता है और c पे जाके खत्म होता है, ये a वेक्टर, और ये मेरा क्या है, बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान बच्चा ये समझता है कि एंगल सी है, हालांकि ये एंगल हम ले नहीं सकते। इधर हमारी एंगल की डेफिनेशन लगती है, तो एंगल की डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, जब आपने दो लाइंस के दरमियान एंगल मेजर करना होता है। तो ये एंगल की डेफिनेशन थी टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, two rays with a common starting point form an angle। दो रेज जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो तो उनके दरमियान एंगल बनता है। जैसे फर्स्ट कर लें, एक रे मैं ले लेता हूं ओ ए और दूसरी ले लेता हूं रे ओ बी। अब इन दोनों रेज का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब दो रेज का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं या इनिशियल पॉइंट सेम हो तो वो दोनों रेज मिलकर आपस में एंगल बनाती हैं। अब
इधर स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। आप देखेंगे ए वेक्टर इस बी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा, ठीक है ना। ए वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बी वर्टेक्स है, जबकि बी वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सी वर्टेक्स है। तो इन दोनों वेक्टर ए वेक्टर का और बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये बी वेक्टर्स के ऊपर है और बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सी पे है। तो लिहाजा हम इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल मेजर नहीं कर सकते जब तक हम एंगल उसी वक्त मेजर कर पाएंगे जब इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम होंगे। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर, ये जो इनिशियल पॉइंट है, इस ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे को ले जाएंगे इस तरह। इस ए वेक्टर को उठाकर हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे इस तरह। ये स्टार्टिंग पॉइंट कर लेंगे ए वेक्टर का। अब ये मैंने ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब इन दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान हम एंगल ये लेंगे, ये एंगल हमने मेजर करना है। अब ये एंगल कैसे मेजर करेंगे, अब जरा ये भी बात समझ लें। ये बाहर वाला एंगल आएगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसका जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है क्या है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब टोटल एंगल तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री। सपोज एक लाइन आती है, इस एंगल को आकर डिवाइड करती है, इस तरह काटती है। अगर ये एंगल सपोज कर लें 60 डिग्री है, तो ये बाहर वाला एंगल किसके कितने इक्वल होगा। एक लाइन आती है, इस 180 डिग्री एंगल को दरमियान इधर से काटती है, और ये एंगल हमें पता होता है कि ये 60 डिग्री सपोज कर लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री। तो ये बाहर वाला एंगल फिर किसके इक्वल होगा। तो बाहर वाला एंगल निकालने के लिए आप जानते हैं कि टोटल एंगल तो 180 है, तो आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से ये 60 डिग्री एंगल माइनस कर देना, तो ये एंगल बना 120 डिग्री। तो इधर आपने 120 डिग्री लिख देना, ठीक है ना। ये एंगल 60 है, तो ये बाहर वाला एंगल फिर क्या बनेगा, 120 डिग्री। वो कैसे बनेगा, टोटल एंगल में से ये 60 डिग्री, टोटल एंगल में से 60 डिग्री माइनस कर दो तो 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब जरा ये देखें, अब मैं ये एंगल बाहर वाला एंगल मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल मेजर करना चाहता हूँ, जबकि मुझे पता है ये एंगल अंदर वाला एंगल ये क्या है, सी है। अगर आप इस वेक्टर की बात करें, टोटल एंगल ये इधर से मेजर करना करेंगे तो इधर तक आएंगे तो 180 डिग्री है। अब इस लाइन ने एंगल को काटा तो ये एंगल बना सी, तो बाहर वाला एंगल फिर हम लिखेंगे पाई माइनस सी, क्योंकि पाई मीन्स 180 डिग्री ही होता है ना, तो पाई माइनस सी लिखेंगे। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ट्राइंगल का लफ्ज। तो ये एंगल सी है और बाहर वाला एंगल फिर क्या करेंगे, पाई में से ये एंगल इंक्लूडिंग एंगल आपने ये अंदर वाला एंगल माइनस कर देना, ठीक हो गया। तो ये बात बेटा जी आपने जेहन में रखनी है, ठीक है। तो अब एंगल जब मैं लिखूंगा, ये मैं रेज कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। तो एंगल फिर मैं क्या लिखूंगा, कोस के साथ इधर आ जाएगा पाई माइनस सी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये एंगल हम बाहर वाला लेंगे जो कि पाई माइनस सी है। टोटल एंगल आपका पाई होता है, चूंकि ये एंगल हमने माइनस करना है तो फिर हमारे पास बाहर वाला एंगल आ जाएगा। ओके, सेम इसी पैटर्न पे अब नेक्स्ट लिखो सी डॉट बी। अब सी डॉट बी करेंगे तो माइनस इस तरह ही रहेगा, सी का मैग्नीट्यूड, फिर इधर लिखें बी का मैग्नीट्यूड और कोस। अब सी और बी के दरमियान एंगल, सी वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। अब इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान भी हम एंगल मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि बी वेक्टर इधर से सी वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है और सी वेक्टर हमारा ए वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं। तो अब ये एंगल मेजर करने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, इस बी वेक्टर को आगे प्रोड्यूस कर लूंगा, इस तरह आगे को बढ़ा लें। ये बी वेक्टर आप प्रोड्यूस कर लें तो हम एंगल ये मेजर कर लेंगे, ये वाला। तो अगर इंक्लूडिंग एंगल ए है तो बाहर वाला एंगल फिर क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस ए आप लिख दें। तो ये एंगल आपका आएगा पाई माइनस ए,
ठीक हो गया जी। तो ये एंगल आपने लेना है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस पाई माइनस सी आ जाएगा, और फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस पाई माइनस सी आ जाएगा। अच्छा, अब डायग्राम कंप्लीट मैं कर लेता हूँ। इसी पैटर्न पे आप ये साइड भी, सी वेक्टर की साइड भी बढ़ा दें, क्योंकि हमने आगे वाली स्टेटमेंट भी प्रूव करनी है। तो अब ये एंगल, ये साइड बढ़ाऊंगा, तो ये जो सी वेक्टर है इसका ये इनिशियल पॉइंट उठाकर मैं बी के ऊपर ले जाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या लें, सी वेक्टर है। तो इसका एंगल, ये बाहर वाला एंगल इंक्लूडिंग एंगल आपका बी है, तो बाहर वाला एंगल फिर क्या कहलाएगा, पाई माइनस बी के इक्वल। तो ये बेटा ये डायग्राम है, और यही डायग्राम से तीनों स्टेटमेंट प्रूव हो जाएंगी, और ये डायग्राम तीनों में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना ये डायग्राम तो आपको मैंने समझा दी, जो असल कंसेप्ट था एंगल मेजर करने का वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन एंगल लिखने का डायरेक्ट शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट आप इस तरह लिख सकते हैं विदाउट डायग्राम को देखे बगैर। आप देखें इधर ए बी साइड है, कौन सी साइड नहीं है, सी साइड नहीं है, तो वो पाई में से माइनस कर दो। सी साइड नहीं है तो पाई माइनस सी कर दो। अब इधर आप देखें सी बी साइड है, सी बी साइड है तो कौन सी साइड नहीं है, ए साइड नहीं है, वो आप पाई में से माइनस कर दो, तो पाई माइनस ए लिख दो। जो साइड इधर बाहर नजर नहीं आ रही वो एंगल पाई में से माइनस आप कर दे। तो बगैर डायग्राम देखे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये बस कह लें शॉर्टकट है। लेकिन आपको डायग्राम की एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब हमने कोस पाई माइनस सी और कोस पाई माइनस ए का आंसर निकालना। ठीक है जी, वो भी निकाल लेते हैं। इधर आपका बेटा जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इस तरह ही रहेगा। अब ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो रियल नंबर बन जाता है, वो एक लेंथ बन जाती है। तो लेंथ को आपने फिर ए की शक्ल में लिखना है, इसके नीचे वेक्टर का निशान नहीं लगाना। सेम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो बी कहलाएगा, और कोस पाई माइनस सी का आंसर वो बराबर होगा माइनस कोस सी के। अब कहोगे ये सर आपने किस तरह लिख दिया, ये हमने फार्मूले का यूज किया, ये मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। को इसको हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। एक तो फार्मूला है कौन सा, अल्फा माइनस बीटा वाला, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोस अल्फा माइनस बीटा। आप किसके इक्वल लिखते थे, ये मैं चले लिख देता हूं फार्मूला। ये बराबर होता था कोस अल्फा, अल्फा इधर मेरा पाई है, इंटू कोस बीटा, बीटा इधर मेरा सी है, माइनस हो तो इधर दरमियान में प्लस आ जाता है, फिर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, बीटा इधर सी है। ये फार्मूला मैं ऊपर एक्सप्रेस भी कर देता हूँ। ये आपने 10वें चैप्टर में किया है 10.2 में, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये बेटा जी फार्मूला आप 10वें चैप्टर में कर चुके हो। तो अब कोस पाई यानी कोस पाई मीन्स कोस 180, कोस 180 का आंसर होता है -1, और कोस सी इस तरह ही रहेगा। साइन पाई मीन्स साइन 180, साइन 180 का आंसर होता है 0, और साइन सी इस तरह ही रहेगा। ठीक है, माइनस को कोस सी से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कोस सी आ जाएगा, और 0 ने इस सारी वैल्यू को 0 कर देना। तो आ जाकर फिर आंसर आपका क्या बना, कोस पाई माइनस सी बराबर आ जाएगा माइनस कोस सी के। तो पाई माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, कोस पाई माइनस सी माइनस कोस सी। तो यही मैंने लिखा कोस पाई माइनस सी माइनस कोस सी। सेम इधर ये माइनस, अब सी का मैग्नीट्यूड सी कहलाएगा, बी का मैग्नीट्यूड बी कहलाएगा, और कोस पाई माइनस ए, तो इसका आंसर आप लिखेंगे माइनस कोस ए। तो वो किस तरह, आप इधर सी की जगह ए लिख लें तो आंसर आपका ए की शक्ल में बन जाएगा। यही फार्मूला आप ओपन कर दें, कोस पाई माइनस ए बराबर होता है माइनस का कोस ए के। ओके हो गया। तो इसी फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे तो ये आंसर बन जाएगा माइनस। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, समझा दिया। अब एक तरीका तो ये फार्मूले की मदद से है, दूसरा तरीका क्या है एंगल मेजर करने का, कि आप ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। कोस पाई माइनस सी, कोस पाई मीन्स क्या होता है 180 डिग्री। अलाइड एंगल का यूज कर लें, कोस 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस सी। अब 290 का मल्टीपल 2 है,
तो 2 आपका होता है 0 1 2। 90 का मल्टीपल 0 हो तो एंगल इस जगह पे होता है, 90 का मल्टीपल 1 हो तो एंगल इस जगह पे होता है, 2 हो तो एंगल इस जगह पे। तो अब 90 का मल्टीपल 2 है, इतने से ने बताया कि एंगल किस जगह पे है, 2 पे। फिर इसमें एंगल माइनस करेंगे तो एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंगल किधर आ जाएगा, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस फंक्शन आंसर देता है नेगेटिव। और फिर 90 का मल्टीपल इवन है तो कोस कोस रहेगा और साथ में सी। तो अलाइड एंगल की मदद से भी आप इसको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट ये है, मुझे ये अलाइड एंगल ज़्यादा इजी लगता है, फार्मूले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी जो भी आपको माइंड को अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लें, जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा ग्रिप है। तो ये अब मैं सारा बेटा जी रेज कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन हमारा छोटा सा ही है लेकिन कंसेप्ट इसमें ज़्यादा है, तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फिर सारी बातें बतानी पड़ती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इधर बनेगा ए बी कोस सी। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो सी बी कोस ए। अब इधर लास्ट एक स्टेप होना है और ये स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो जानी। लास्ट स्टेप होगा, ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। आपने चूंकि बी बनाना है तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। तो आप क्या करें, इधर भी बी इन्वॉल्व है, इधर भी बी इन्वॉल्व है, तो पूरी इक्वेशन को बी पे डिवाइड कर दो, या कॉमन निकाल के काट दें या डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन बाय बी। जब मैं बी पे डिवाइड करूंगा तो एक बी कट जाएगा, एक बी बच जाएगा, इधर से बी खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा ए कोस सी, इधर से बी कट जाएगा तो इधर बचेगा सी कोस ए। तो ये बेटा जी आपकी स्टेटमेंट प्रूव होगी। तो इधर लिख दें हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ले बेटा जी, सिर्फ ये पहला पार्ट इसी पे टाइम आपका लगना था, बाकी सारा काम डायग्राम आपने अच्छे से समझ ली, इसको मैंने समझा दिया। अगर कोई बात फिर भी माइंड से स्किप हो जाए तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप वीडियो को रिवर्स कर लें, एक दफ़ा फिर बात सुन लें। तो वीडियो का ये फ़ायदा होता है कि अगर बात माइंड से निकल भी जाए तो आप उसको दोबारा एक दफ़ा सुनकर रिवाइज कर सकते हैं। चलें अब बेटा जी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में करता हूँ। तो सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें सी है। तो ये देखें, अब मैं ज़बानी स्टेटमेंट लिखूंगा इसी का सेकंड पार्ट। सी, अगर सी आपका लेफ्ट साइड पे आ गया तो इधर फिर ए कोस बी प्लस बी कोस ए। तो ये स्टेटमेंट आ गई। सी साइड जो लेफ्ट साइड पे साइड होगी वो आपको राइट साइड पे नजर नहीं आएगी। ओके हो गया। तो बाकी डायग्राम हमारी यही रहनी है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, वेक्टर्स भी यही रहेंगे, ये स्टेटमेंट भी इस तरह ही रहनी, तीनों वेक्टर का सम बराबर 0 ले लेंगे। अब इधर से आगे चेंज हो जाना काम, ये मैं रेज कर देता हूँ। तो ये जो बातें थी सारी ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब जरा देखें, अब चूंकि साइड आपने सी साइड में ये स्टेटमेंट प्रोजेक्शन लॉ प्रूव करना है, तो सी वेक्टर फिर आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, बाकी वेक्टर्स को राइट साइड पे ले जाए। तो ए वेक्टर माइनस का और माइनस का बी इधर चला जाएगा, ठीक है जी। अब चूंकि सी साइड प्रूव करनी है तो इस सारी स्टेटमेंट को सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो इधर लिखें टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। तो बोथ साइड आपने डॉट प्रोडक्ट कर देनी सी के साथ, इधर भी और इधर भी आपने सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देनी। सी डॉट सी वो सी का स्क्वायर। अब सी वेक्टर ने ए से मल्टीप्लाई होना तो ए डॉट सी, फिर सी वेक्टर ने बी से होना तो बी डॉट सी आ जाएगा। ओके हो गया। सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ए डॉट सी तो उसको लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, कोस। अब ए और सी
ए और सी साइड बाहर आ गई, तो अब कौन सी साइड माइनस करूंगा, बी, तो ये एंगल बी माइनस करेंगे। जो साइड बाहर आ जाए उसको नहीं आपने माइनस करना, ए सी आ गया तो बी नहीं है तो बी एंगल माइनस कर दे। फिर नेक्स्ट भी इस तरह ही करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस, अब बी सी है ए नहीं है तो ए पाई में से माइनस कर दे ले जी, ठीक है जी। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए कहलाएगा, सी का मैग्नीट्यूड सी कहलाएगा, ये एक रियल नंबर बन जाएंगे। अब वेक्टर का निशान नहीं लगाना, और कोस पाई माइनस बी का आंसर आ जाएगा माइनस का कोस बी। सेम इसी पैटर्न पे बी का मैग्नीट्यूड बी, सी का मैग्नीट्यूड सी, और कोस पाई माइनस ए का आंसर आ जाएगा माइनस कोस ए, ठीक है जी। सी स्क्वायर माइनस ने माइनस को प्लस कर देना, ए सी कोस बी, फिर माइनस माइनस फिर प्लस, और बी सी कोस ए, ठीक है जी। अब पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे सी पे, क्योंकि हमें सी चाहिए, सी स्क्वायर नहीं चाहिए। डिवाइड इक्वेशन बाय सी, तो सी पे डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए खत्म हो जाएगा, तो सॉरी सी खत्म हो जाएगा, ए कोस बी प्लस, अब सी पे डिवाइड करें तो इधर आ जाएगा बी कोस ए। नहीं बेटा ये भी स्टेटमेंट आपकी प्रूव होगी, हिंस प्रूव। अब देखें पहला पार्ट आपने कर लिया, वो समझ लिया, उसमें टाइम लगा, बाकी आप पार्ट जब चीज़ समझ लग जाती है, अब ये विद इन मैंने 3 या 4 मिनट के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट प्रूव कर दी, तो आप भी इस तरह ही प्रूव कर लेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बेटा जी पार्ट थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें हमने प्रूव करना है कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ के अंदर भी डायग्राम यही रहनी है, कोसाइन लॉ के अंदर भी बेटा जी ये डायग्राम आपकी यही रहेगी। अब कोसाइन लॉ की स्टेटमेंट, और ये सारा हिस्सा भी सेम रहना है, इधर से मैं रेज कर देता हूँ, जो चीज़ सेम रहनी है टाइम की बचत के लिए वो मैं रेज नहीं करूँगा, ताकि टाइम बचे आपका भी मेरा भी, ठीक है जी। और जो चीज़ समझाने वाली वो मैं दोबारा उसको कर दूंगा। नहीं बेटा जी, अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो आपका है थर्ड पार्ट, वो देखें, थर्ड पार्ट है बेटा जी, उसमें बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 AC और कोस और एंगल आ जाएगा बी, ठीक है ना। अब ये कोसाइन लॉ भी बेटा जी 3 स्टेटमेंट है कोसाइन लॉ की, और ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको लिखनी ज़बानी आनी चाहिए। अब देखें इधर मैं ए स्क्वायर अगर लिखता हूँ तो जो साइड इधर आपने लेफ्ट साइड पे लिख देनी वो राइट साइड पे नहीं आएगी। अब ए स्क्वायर इधर आ गया तो इधर लिखूंगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC और कोस। अब एंगल कोस के साथ जो एंगल आना वो इस साइड का आना जो लेफ्ट साइड पे, तो एंगल इधर लेफ्ट साइड पे साइड ए है तो इसका एंगल कैपिटल ए में आपने लिख देना। ओके हो गया। सेम ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये अभी मैंने लिखी ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर बी स्क्वायर आपका लेफ्ट साइड पे है तो बाकी दोनों साइड राइट साइड पे आ जाएंगे। ए स्क्वायर लिखें, सी स्क्वायर लिखें माइनस 2AC और कोस। अब बी साइड का एंगल आप ले लेंगे, इधर कैपिटल बी लिख लें। फिर तीसरी स्टेटमेंट सी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है तो सी को राइट साइड पे नहीं लिखेंगे, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस। अब एंगल जो लेगा वो हम सी लिखेंगे, जो साइड आपकी लेफ्ट साइड पे होगी उसी साइड का एंगल आपने लिख देना। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं? कोसाइन लॉ। तो इन स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ के अंदर एक कोस फंक्शन होता है और प्रोजेक्शन लॉ के अंदर 2 कोस फंक्शन होते हैं। तो ये बेटा जी पहचान रख लेनी, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आपकी एमसीक्यूज बनती हैं तो ये आपको जुबानी लिखनी आनी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है जी। अब बेटा जी बी स्क्वायर बराबर आपने प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC कोस बी के। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये स्टेटमेंट को हम क्या नाम देते हैं? कोसाइन लॉ। ये हमारा कोसाइन लॉ होता है।
ठीक है। सेम ये आपको डायग्राम मैंने आपको बता दी थी। आपने एबीसी ट्रायंगल बनानी है। ए के अपोजिट ए वेक्टर ले लें, बी के अपोजिट बी वेक्टर और सी के अपोजिट सी वेक्टर। ठीक है जी। ए वर्टेक्स का एंगल कैपिटल ए डिफाइन कर लेना, बी वर्टेक्स का एंगल कैपिटल बी डिफाइन कर लेना और सी वर्टेक्स का एंगल कैपिटल सी डिफाइन कर लेना। और अगर ये एंगल सी है तो ये बाहर वाला एंगल ये पाई माइनस सी होगा। सेम ये एंगल ए है तो बाहर वाला एंगल पाई माइनस ए, ये एंगल बी है तो बाहर वाला एंगल पाई माइनस बी। और ये जो वेक्टर है ये हमने प्रोड्यूस किए क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट आपने क्या करने थे, सेम बनाने थे। तो ये डायग्राम कोसाइन लॉ के अंदर भी सेम यही डायग्राम आपकी चलेगी। तो इसी तरीके पे आपने कंसीडर ट्रायंगल एबीसी साइड डैट, ये डाटा सारा इस तरह ही रहेगा। ए बी वैक्टर सी के इक्वल है, ए बी वैक्टर को हमने नाम दिया सी का, बी सी वैक्टर को हमने ए का नाम दिया हुआ, और सी ए वेक्टर को हमने नाम दिया हुआ बी का। और तीनों वेक्टर का सम बराबर 0, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वेक्टर उसी पॉइंट पे आगे खत्म हो जाते, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनका सम बराबर क्या आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब ये भी रेस कर देता हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बी में है। अब इसमें भी क्या करेंगे, अब बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो बी लेफ्ट साइड पे है तो बी वेक्टर को आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, बाकी दोनों वेक्टर आप इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस ए माइनस सी। ठीक है जी। अब इन दोनों में से आप माइनस कॉमन निकाल लें। जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब स्टेटमेंट में देखें, अब प्रोजेक्शन लॉ में स्केयर नहीं आता, उधर सिंपल बी आता है। कोसाइन लॉ में स्केयर आ रहा है। तो जब आपको स्केयर नजर आए तो इधर आकर आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन का बोथ साइड स्केयर कर लेना। तो जब स्केयर होगा तब आप स्केयर करेंगे। तो अब मैं इधर करूंगा स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड आपने स्केयर कर लेना, बी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इस सारे का बेटा जी स्केयर ले, ये आपने स्केयर कर लेना। ये मैं बेटा जी रेज कर देता हूं। अब बी वेक्टर का स्केयर वो बेसिकली बी डॉट बी होगा, और बी डॉट बी क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख दें। तो बी वेक्टर का स्केयर बराबर आप लिख दें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर। ठीक है। सेम पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर फार्मूला चले, अभी अगले स्टेप में फार्मूला खोल देते, तो आगे पास बचेगा ए प्लस सी वेक्टर का स्केयर। अब इधर फार्मूला खोल लें, तो ये हम पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ए वेक्टर का स्केयर लिखेंगे के मैग्नीट्यूड का स्केयर, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2a डॉट सी। अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर बेसिकली ए स्केयर कहलाएगा, और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर सी स्केयर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड जब हो जाएगी ये रियल नंबर, अब इनको वेक्टर की शक्ल में नहीं लिखना, इस तरफ हमारा बी स्केयर कहलाएगा। अब इधर आ जाए, अब ए डॉट सी, टू ए डॉट सी मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाएंगे कोस। अब ए सी बाहर है तो कौन सी साइड नहीं है, बी नहीं है, तो वो पाई में से माइनस कर दें, पाई माइनस बी। आप देखेंगे ए और सी के वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है, ये ए वेक्टर और ये आपका ए और सी के दरमियान लेना था हमने, ए और सी के दरमियान वेक्टर लेना है। ये ए वेक्टर है, सी वेक्टर ये वेक्टर ये लेंगे, ये बेटा जी ए वेक्टर। ठीक है। ए वेक्टर आपका ये कह रहे इधर से स्टार्ट हो रहा है, और ये सी वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान एंगल ये बन रहा है पाई माइनस बी। तो इधर मैंने क्या लिखा, पाई माइनस बी। तो बगैर डायग्राम देखे आप लिख सकते हैं, जो साइड आपकी नहीं आ रही बाहर, ए और सी इन्वॉल्व है, बी नहीं है, तो बी को आपने पाई में से माइनस कर देना। ठीक है जी। तो इधर आए ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2। अब ये मैग्नीट्यूड हो गए तो ये रियल नंबर बन गए ए सी, और कोस पाई माइनस बी का आंसर क्या बनेगा, माइनस का कोस बी।
ठीक है, ये आपको मैं अभी पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। कोस पाई माइनस बी बराबर होगा माइनस कोस बी के, और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ने बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होना, तो माइनस 2ac कोस बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो इधर लिख दें हैंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा जी आपकी प्रूव हुई। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है पार्ट नंबर 4, उसमें सी स्क्वायर है, तो वो अब फौरी तौर पे हम कर लेते हैं स्टेटमेंट प्रूव। तो ये सारा हिस्सा भी रेज कर लें, चले वो बाद में कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट है सी स्क्वायर बराबर, अब कोसाइन लॉ, जब सी स्क्वायर इधर आ जाएगा बाकी दोनों साइड इधर स्क्वायर के साथ आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस। अब एंगल सी का लेंगे तो कैपिटल सी लिख दें। ठीक है, बाकी कंसीडर ट्राइंगल ABC साइड डॉट, ये इस तरह ही, ये वेक्टर भी इस तरह ही और ये डायग्राम भी इस तरह ही। अब चूंकि सी साइड में प्रूव करना तो सी वेक्टर को इधर रहने दें, बाकी दोनों वेक्टर इक्वल की दूसरी साइड भी ले जाए, तो प्लस का ए माइनस ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर में से माइनस कॉमन निकाल लें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब चूंकि सी के ऊपर स्केयर है तो इधर आकर इक्वेशन का बोथ साइड स्केयर कर लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये बेटा जी स्केयर हो जाएगा। तो सी वेक्टर का स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वेक्टर, और इस सारे का हम क्या कर लेंगे स्केयर। ठीक है जी, भाई यही 3-4 स्टेप आप करने जो इधर मैंने पहले पिछले पार्ट में किए थे। अच्छा जी, सी वेक्टर का स्केयर वो क्या कहलाएगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होगा, पावर इवन है माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ए प्लस सी का फार्मूला आप खोलेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है जी, अब चूंकि ये मैग्नीट्यूड बन गए तो ये रियल नंबर होंगे, इधर इसको सी स्केयर में लिख दें, इसे आप बेटा जी ए स्केयर में लिख दें, इसे बी स्केयर में लिख दें, इधर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई कर दें प्लस 2, तो जब ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ तो क्या डेफिनेशन लगेगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल। अब एंगल क्या आएगा, वो आएगा पाई। अब ए बी बाहर है, कौन सी साइड नहीं है, सी नहीं, तो सी को आप माइनस कर दें। ठीक है जी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब ये मैग्नीट्यूड है तो ये रियल नंबर, तो इनको ए बी लिख दें, कोस पाई माइनस सी का आंसर बनेगा माइनस का कोस सी। अब माइनस को बाहर क्या करें, जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस 2ab कोस सी। तो ये आपकी बेटा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड। ले जी, ले बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो ये बेटा जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक एक पार्ट अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी आप फिर उसी अरेंजमेंट में उसी तरतीब में बाकी पार्ट्स कर लेते हैं। अब मैं वाइट बोर्ड रेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 13। 12 क्वेश्चन तो बेटा जी स्किप है, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम स्टार्ट करते हैं। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। क्वेश्चन नंबर 13 ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वर्क डन का। तो वर्क डन क्या होता है, बल्कि पहले इसका फार्मूला देख लेंगे। मैंने फार्मूला लिखा, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। फोर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होना फार्मूला, तो इसका मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो P1 पॉइंट पे है, हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब अपनी तरफ खींचेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी हॉरिजॉन्टल होगी। तो फोर्स जब हम लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की जानिब,
तो ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो बॉडी है ये आपकी P1 से P2 पॉइंट पे पहुंच जाती है, ठीक है। अब P1 से P2 पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम D से शो करते हैं, और फोर्स आपकी ये बॉडी पे लगी जिसने इस बॉडी को क्या किया, P1 से P2 पे शिफ्ट किया। तो अब ये जो टोटल वर्क डन होता है, तो फिर हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये जितना भी वर्क हमने किया है उसमें फिर क्या करते हैं, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ कर देते हैं। फोर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये फार्मूला छोटा सा ये हमने यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बल्कि आगे वाले जो क्वेश्चन है 13, 14, 15 और 16 उनके अंदर यही फार्मूला आपका यूज होगा। अब देखें इसमें क्या है, फाइंड द वर्क डन कहता है, फाइंड वर्क डन करे इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, अगर एक पॉइंट पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, ठीक है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसको मूव करती है फ्रॉम P1 से पॉइंट P2, तो ये पॉइंट भी उसने दे दिए। तो अब क्या करेंगे इसको करने के लिए, सबसे पहले फोर्स लिख लें एज गिवन। फोर्स बेटा जी हमें दी हुई है, एफ फोर्स बराबर है 2I वेक्टर प्लस 5J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर, ठीक है जी। अब बॉडी P1 से P2 की तरफ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, P1 से P2 उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को आप D से रिप्रेजेंट कर लें। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने बनाना है P1 से P2। अब ये P1 इनिशियल पॉइंट और P2 टर्मिनल पॉइंट है। अब इनके आपने पोजीशन वेक्टर बनाने हैं, तो ये आपको बताया हुआ टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लेते हैं, OP2 वेक्टर पहले आ जाएगा माइनस OP1 वेक्टर बाद में आ जाएगा, ठीक है जी। अब P2 पॉइंट को वेक्टर की शक्ल में दे दें क्योंकि ये P2 पॉइंट ओरिजिन से अटैच कर दिया, तो अब ये वेक्टर की शेप में लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे 7I वेक्टर प्लस 5J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर। तो ये बेटा जी आपने लिख लेना P2 को वेक्टर की शक्ल में, फिर P1 पॉइंट को भी वेक्टर की शेप में लिखें। तो दरमियान में चूंकि माइनस है तो माइनस ने इन कोऑर्डिनेट के साइन चेंज कर देने, जो प्लस वाले कोऑर्डिनेट है वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस वाला होगा वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये मैं लिखूंगा -2I वेक्टर, ये माइनस वाला कोऑर्डिनेट प्लस का तो प्लस 3J वेक्टर और माइनस का K वेक्टर। अब इन्हें प्लस माइनस कर लें तो D वेक्टर बराबर 7I में से 2I जाएगा तो 5I वेक्टर आ जाएगा, 5J प्लस 3J ये बन जाएगा बेटा जी 8J वेक्टर, और 3K में से K जाएगा तो प्लस का 2K वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना काम है। अब हम क्या कर लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन का फार्मूला यूज करें, चलें इधर मैं यूज कर देता हूँ। वर्क डन बराबर बेटा जी होता है फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। अब फोर्स हमें गिवन है, फोर्स हमारी है 2I वेक्टर प्लस 5J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर, ओके हो गया। डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी हमने बनाया 5I वेक्टर प्लस 8J वेक्टर प्लस 2K वेक्टर। तो अब I वेक्टर की I के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना, चले मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 5 और I डॉट I 1 हो जाएगा। फिर J के साथ होगा तो 5 मल्टीप्लाई 8 और J डॉट J 1, ये प्रॉपर्टी है हमारी डॉट प्रोडक्ट की। फिर K के साथ 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 ने मल्टीप्लाई होना 2 के साथ और K डॉट K वो 1 हो जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें 10 प्लस 40 प्लस 6, तो ये बन जाएगा बेटा जी 56। तो ये आपका वर्क डन निकल आएगा। ये वैसे न्यूटन मीटर में होता है वर्क डन। तो ये आपका बेटा जी आंसर है। इधर थोड़ी सी स्पेस,
एक मिनट मैं ये ज़रा देख लूँ बुक वाले ने आंसर में न्यूटन मीटर लिखा है या नहीं लिखा। ये मैंने नहीं इस चीज़ पे गौर किया। ये आपको यूनिट्स का लफ्ज़ ही लिखा, बस ठीक है। तो यूनिट्स का लफ्ज़ ही लिख दें, उसने कोई यूनिट नहीं लिखा इसका। तो वैसे न्यूटन मीटर होता है वर्क डन का यूनिट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बेटा ये छोटा सा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपके सामने है। तो आगे वाले क्वेश्चन भी इस तरह ही है। आगे वाले क्वेश्चन में अब स्टेटमेंट में क्या होना है, इधर तो एक फोर्स अप्लाई कर रही थी ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही थी इस पार्ट में, तो आगे वाले पार्ट में दो फोर्सेस आ जानी है और उससे नेक्स्ट पार्ट में तीन फोर्सेस आ जानी है। तो वो उधर इजाफी काम क्या करना, फोर्सेस को पहले हमने ऐड कर लेना। तो ये मैं पार्ट रेज करता हूँ। अब पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे हम जाते हैं। आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा जी। तो इनको अच्छे तरीके से बेटा जी कर लें। ये वेक्टर वाला चैप्टर अच्छे से समझ के कर लें, ये भूलता नहीं है, ठीक है ना। तो दो दफ़ा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें अपने एकेडमी कॉलेज में। तैयारी बेटा जी टेस्ट देने से होती है, टेस्ट से कभी भी ना भागा करो। जो आपके कॉलेज एकेडमी में टेस्ट होते हैं वो लाजमी दें, खुद को भी टेस्ट दें, खुद ही टीचर बने, खुद ही स्टूडेंट बने, फिर आप कामयाब होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखता हूँ। आप पार्टिकल एक्टेड बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है आप पार्टिकल एक्टेड अ कांस्टेंट फोर्सेस। अब इसमें दो फोर्सेस है, कांस्टेंट फोर्सेस लिख लें, फोर्सेस। अब इसमें क्या है वो देखता हूँ मैं। पहली फोर्स उसने दी हुई है 3i प्लस 4j-3k। तो पहली फोर्स F1 3i प्लस 4j माइनस का 3k, ये पहली फोर्स उसने दी हुई है 3i प्लस 4j माइनस 3k। और दूसरी फोर्स है एंड F2 फोर्स, वो आई थी प्लस 4j माइनस के, प्लस 4j माइनस के। अब इसमें भी आपने इज डिस्प्लेस फ्रॉम ये अब बॉडी को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम। अब पॉइंट, पहला पॉइंट उसने ए की शक्ल में दिया, ए पॉइंट उसने दिया 2 1 3 2, और दूसरा पॉइंट भी बी की शेप में है 5 4 4। अब इसमें कहता है जी फाइंड द वर्क डन। अब इसमें भी आपने फाइंड करना है दी वर्क डन। तो डन डनादन हम कर लेंगे। तो अब इसमें सॉल्यूशन पे आप आए। सॉल्यूशन में एज गिवन फोर्सेस, जो फोर्सेस दी हुई हैं वो लिख लें। फोर्सेस, पहली फोर्स हमारे पास F1, ठीक है जी, वो बेटा जी दी है उसने 3i, इधर वेक्टर का निशान लगा लें फोर्सेस में क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का सिंबल लाजमी बेटा जी लगाया करें, एक आधा मिस हो जाए तो खैर होती है, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल भी सिंबल यूज़ ना करें तो फिर आपके बोर्ड में नंबर कट जाते हैं। तो वेक्टर का सिंबल लगाना आपके लिए ज़रूरी है, पहली फोर्स और ये दूसरी फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस को आप ऐड कर लें, इधर लफ्ज़ लिख लें टोटल फोर्स। टोटल फोर्स F, उसको आप रिप्रेजेंट कर लें F1 प्लस F2 से, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस को बेटा जी आपने ऐड कर लेना। F1 फोर्स 3i
प्लस 4j माइनस का 3k, और दूसरी फोर्स है I प्लस 4j माइनस का k। तो इस पार्ट में इजाफी काम है फोर्सेज ऐड करना। 3i में i ऐड करेंगे 4i, 4j में 4j ऐड होगा तो 8j फोर्स, 8j वेक्टर बन जाएगा, और -3k में -k होगा तो माइनस का 4k। तो ये टोटल फोर्स बन गई। तो ये इन दोनों फोर्सेस को, क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों का फिर हमें सम करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट, अब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाती है, तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लें। तो डिस्प्लेसमेंट डी वो आप लिखेंगे ए बी वेक्टर, ए से बी। अब चूंकि बी टर्मिनल पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और ए इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में, तो ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे। ठीक है जी। फिर डी डिस्प्लेसमेंट में आए, ओ बी वेक्टर, अब बी पॉइंट को वेक्टर की शेप में लिखना है, 5i प्लस 4j प्लस का 4k वेक्टर। अब आई जे के लिख दें, क्योंकि पोजीशन ओरिजिन से अटैच हो गया। अब ए क्या आ जाएगा, अब दरमियान में बेटा जी माइनस है, तो माइनस, इस माइनस ने इन तीनों कोऑर्डिनेट को माइनस में कर देना, तो -2i वेक्टर माइनस का j वेक्टर और माइनस का 3k वेक्टर। अब इन्हें प्लस माइनस कर लें, 5i में से 2i जाएगा, 3i वेक्टर 4j में से j जाएगा, 3j वेक्टर 4k माइनस 3k, तो प्लस का k वेक्टर। अब वर्क डन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये आपने वर्क डन ले लेना। फोर्स आप ये निकाल चुके हैं, फोर्स जगह फोर्स पुट कर दें, 4i प्लस 8j वेक्टर माइनस का 4k वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पुट कर लें, 3i प्लस 3j प्लस k वेक्टर। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कर लें, i ने i से मल्टीप्लाई करना तो 4 मल्टीप्लाई 3 और i डॉट i आपका हो जाएगा 1 के इक्वल। j ने j से होना तो 8 ने मल्टीप्लाई होना 3 के साथ, तो j डॉट j 1 प्लस -4 ने मल्टीप्लाई होना 1 के साथ और k डॉट k 1 हो जाएगा। अब ये 12 बनता है 4 इंटू 3, ये 24 बनता है, और ये माइनस का 4 बनेगा। 24 में से 4 जाएगा तो 20 में 12 ऐड होगा तो 32 यूनिट्स। तो ये बेटा जी आपका वर्क डन निकल आया। तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 क्वेश्चन भी इस तरह ही है, उसमें 3 फोर्सेस दी हुई हैं। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। बुक आपके पास मौजूद होगी, क्वेश्चन नंबर 15 इसका सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट करता हूँ। स्टेटमेंट लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, तो इधर लिखें एज गिवन फोर्सेस। अब पहली फोर्स उसने दी हुई है F1 फोर्स है, उस जो दी है वो दी है 10i, बल्कि लेट का लफ्ज लिखें क्योंकि इधर उसने फोर्सेस का नाम नहीं रखा हुआ। लेट कर लें, पहली फोर्स को F1 का नाम दे दें, और पहली फोर्स आपकी है 10i माइनस जे प्लस 11k, 10i माइनस जे प्लस का 11k। ठीक है जी, ये फर्स्ट फोर्स है, और सेकंड फोर्स है 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j और प्लस का 9k। ये सेकंड फोर्स ओके हो गया। थर्ड फोर्स मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ F3 फोर्स। ठीक है, F3 फोर्स आपके पास गिवन है -2i प्लस j माइनस 9k, -2i प्लस j और माइनस का
9 के। ये 3 फोर्सेस बेटा जी आपके पास गिवन है। मैं एक दफ़ा टैली कर लूँ, लिखने में गलती ना हो, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाए तो आंसर किसी भी सूरत में आपका ठीक नहीं आता। ले जी, फोर्सेस ठीक लिखी हैं। अब पॉइंट, पहले तो इन फोर्सेस को बेटा जी ऐड कर लें। पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। तो ये मैं रेज करता हूँ, टोटल फोर्स बना लेते हैं हम इसकी। अब ये तीनों फोर्सेस एक, इधर लिखे टोटल फोर्स F बराबर आ जाएगा F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स। ठीक है जी। F फोर्स, अब फोर्सेस पुट कर दें। F1 फोर्स थी 10I माइनस जे, 10I माइनस जे और प्लस का 11K। ठीक है जी। F2 की जगह F2 फोर्स पुट करें। F2 फोर्स है 4I प्लस 5J और प्लस का 9K। थर्ड फोर्स है हमारी -2I प्लस J और माइनस का बेटा जी 9K। आई को आई में ऐड कर लें, J को J में ऐड कर लें और K को K में ऐड कर लें। 10I में 4I ऐड होगा 14I और 14I में से 2I माइनस करेंगे तो 12I। J 5J में से J माइनस करें 4J और 4J में फिर J ऐड होगा तो 5J ही रहेगा। ठीक है जी। अब K 11K में 9K ऐड होगा 20K, बल्कि ये 9K कट जाएगा, आ जाकर हमारे पास 11K। तो ये बेटा जी फोर्स है। ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को D से रिप्रेजेंट करें और ये इसमें जो पॉइंट दिए हैं ए बी की शक्ल में दिए हैं। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पॉइंट है वो ए बी की शक्ल में है। तो ए बी वेक्टर के ऊपर आप पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लगाएंगे तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में ले लेंगे। ठीक है। तो डी डिस्प्लेसमेंट। अब ओ बी वेक्टर बी पॉइंट उसने दिया हुआ 6 2 -2, तो इसको वेक्टर की शक्ल में रखें तो 6I 6 2 2J और माइनस का 2K आ जाएगा। 6 2 2 था ना, हाँ 6 2 और -2 ओके हो गया। फिर ए के कोऑर्डिनेट हैं ए 5 -5 -7, तो चूंकि बाहर माइनस है तो 5 माइनस का हो जाएगा -5I प्लस 5J और प्लस का 7K। तो बाहर वाले माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर I को I में सिंप्लीफाई करें, 6I में से 5I माइनस करेंगे तो I वेक्टर, J को J में करेंगे तो प्लस का 7J वेक्टर, K को K में सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 5K वेक्टर। अब वर्क डन का फार्मूला यूज़ करें तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है जी। फोर्स हम निकाल चुके हैं, टोटल फोर्स ये थी, तो वो आ जाएगी 12I प्लस 5J वेक्टर और प्लस का 11K वेक्टर। इसकी डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ I वेक्टर प्लस 7J वेक्टर और प्लस का 5K वेक्टर। अब इनकी बेटा जी डॉट प्रोडक्ट कर दें I की I के साथ, तो जैसे 12 × 1 J की J के साथ तो 5 × 7 आ जाएगा, J डॉट J 1 और K की K के साथ 11 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 12 × 1 वो 12, 5 × 7 35 प्लस ये 55। अब 55 65 75 85 ये 90 में 12 ऐड होगा तो 102 यूनिट्स।
ये बेटा जी वर्क डन निकल आया। तो ये आपका वर्क डन है जी, और यही आपका आंसर है। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका हुआ कंप्लीट। अब हम बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14, ये सॉरी 15 हुआ तो 16 करते हैं। अब 16 क्वेश्चन ये लॉन्ग का है। क्वेश्चन नंबर 16 ये लॉन्ग का है, इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि एक दो बातें स्टेटमेंट से आपको समझानी है, तो इसलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 15 प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था, तो इसमें समझाने वाली बात नहीं थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 में हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद बेटा जी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। अब फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 16, आ फोर्स ऑफ, कहता जी अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है। मैग्नीट्यूड से मुराद क्या होता है? लेंथ। ठीक है जी, 6 यूनिट। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल। अब ये कहता है एक्टिंग है, एक्ट कर ली है। इसके ऊपर बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख ले, ये लॉन्ग में आएगा। ठीक है जी, एक्टिंग पैरेलल, पैरेलल अब किसके है? 2 4i प्लस 3j, ये अब एक वेक्टर है 3j, ठीक है जी, और माइनस के है शायद, हाँ माइनस के है। अब इसमें करना डिस्प्लेस, वो कहता है डिस्प्लेस करती है, उसको अपनी जगह से हटाती है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये ज़रा डॉट क्लियर कर लें, ये कैमरे में सही नज़र नहीं आते। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए पॉइंट दिया हुआ उसने, ए के कोऑर्डिनेट है 2 -1 3, 2 -1 3 टू बी। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 7 3 2, 7 3 2, ओके हो गया। फाइंड द वर्क डन। अब आ जाके वो हमें क्या कहता है? फाइंड द वर्क डन। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है इसमें भी, ठीक है जी। तो वो बेटा जी हम वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, सोल्यूशन में आप आए, ठीक है। इस पार्ट में वो कहता है अब फोर्स, अब इस पार्ट में ना हमें फोर्स नहीं दी हुई, इस पार्ट में क्वेश्चन वाले ने हमें फोर्स नहीं दी। उसने कहा कि एक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें वर्क डन के लिए फोर्स चाहिए होगी, तो फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो चूंकि फोर्स नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास है, तो पहले आप जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको लेट कर लें। लेट रिक्वायर्ड फोर्स, लेट रिक्वायर्ड फोर्स, तो फोर्स को आप एफ से लेट कर लें, तो वो एफ फोर्स लेट कर लें, ठीक है। अब फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, अब इसी फोर्स की मैग्नीट्यूड ये हमें गिवन है। ये जो फोर्स हमने फाइंड करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ उसने हमें दी हुई है 6। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है इसका नाम रख लें एज गिवन, इसे वी वेक्टर कह दें, और ये वेक्टर 4i प्लस 3j माइनस के है, ठीक है ना। अब क्या करें? अब ये उसने कहा है कि जो फोर्स है इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इधर आप लिखें इम्प्लाइज करके
कि एफ फोर्स पैरेलल है किसके, वी वेक्टर के। एफ फोर्स पैरेलल है किसके, वी वेक्टर के। ठीक है जी। तो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस वेक्टर, अब इस हमने फोर्स चूंकि निकालनी, ये हमने क्वेश्चन इस जैसा क्वेश्चन 14.1 में भी किया था। तो जब आपने कोई वेक्टर फाइंड करना हो, ऐसा वेक्टर जो दूसरे के पैरेलल हो, तो जिस वेक्टर के पैरेलल वो वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो v का यूनिट वेक्टर, तो v का आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर ले लेना। अच्छा, और इजाफी काम क्या है, अब ये इस फोर्स की मैग्नीट्यूड दी हुई है, इस मैग्नीट्यूड को आपने इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए और उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड वो हम v यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा ये फार्मूला आपने यूज करना है। अब v यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वो होता है वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो v यूनिट वेक्टर बराबर आप लिखेंगे वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब v वेक्टर पुट करें और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें। ठीक है जी, ये मैं इधर से रेज करता हूं, बाकी इधर हम कर लेते हैं। एफ फोर्स ये 6, v वेक्टर बेटा जी आपके पास क्या है, 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j माइनस का k, और नीचे इसी वेक्टर की हमने क्या कर लेनी, मैग्नीट्यूड ले लेनी। तो मैग्नीट्यूड के लिए फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये वेक्टर की नीचे आप क्या कर लें, मैग्नीट्यूड ले लें। अच्छा जी, ये इस तरह ही रहने दें, 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस k और इज इक्वल टू, अब जब स्क्वायर रूट इनके स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन सारों को आपस में ऐड कर लें, तो 6/16 में 9 ऐड होगा 25, ये स्क्वायर रूट 26 बन जाएगा। और ये वेक्टर को आप अलग ही रहने दें, क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो आगे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ इस फोर्स को, अब ये सारी फोर्स है, इस सारी फोर्स को हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये सारा पोर्शन इस तरह ही रहने दें। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई कर भी दें तो कोई मसला नहीं, तो लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है, पॉइंट उसने दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट जो आपने वेक्टर लेना है उसको डी से रिप्रेजेंट करें। डिस्प्लेसमेंट हमने ए से बी वेक्टर लेंगे, तो ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लगेगी तो वो ए बी वेक्टर बराबर लिखा जाएगा ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ बी के ये कोऑर्डिनेट 7 3 2, तो इनको वेक्टर की शक्ल में लिखें, तो ये आ जाएगा 7i प्लस 3j प्लस का 2k माइनस, अब ये माइनस ने ए के कोऑर्डिनेट को के साइन चेंज कर देने, तो जो पॉजिटिव का है उसको माइनस में लिखें, जो माइनस का है उसको पॉजिटिव में लिख दे। तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये नेगेटिव का। अब इन्हें प्लस माइनस कर लें, 7i में से 2i माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 5i वेक्टर, 3j में से प्लस j ऐड होगा तो प्लस का 4j वेक्टर, 2k में से -3k करेंगे तो -k वेक्टर। अब वर्क डन का फार्मूला यूज कर लें, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास ये सारी फोर्स ऊपर मौजूद है, ये हमने पहले ही निकाल ली थी, स्क्वायर रूट 26 और इसके साथ जो वेक्टर है 4i प्लस 3j और माइनस का k, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, वो हमारा है 5i वेक्टर
प्लस 4 जे वेक्टर और माइनस का के वेक्टर। अच्छा जी, अब इन दोनों वेक्टर्स की आप करें डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करूँगा, 4 ने 5 से मल्टीप्लाई होना, डैट कर रहा हूँ 20, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा जी 20 आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, और 4 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो 12, -1 ने -1 से होना तो प्लस का 1। ठीक है जी, इन्हें ऐड कर लो, 6/√26 एज इट इज। तो जब इन्हें ऐड करूंगा 20 में 10 ऐड हुआ तो 33, और जब 33 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 गेट, फिर 198/√26। तो ये बेटा जी आपका आंसर निकल आएगा। वर्ड डन। ठीक है जी, 198/√26, 198/√26। तो ये बेटा जी आपका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह 14.3 करेंगे। तब तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।